नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। चुनाव नेताओं के लिए मूल रूप से वोट मांगने का जरिया तो होता ही है, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट होता है व्यक्तिगत संबंध बनाना। हर नेता कोशिश करता है कि बुजुर्गों के पैर छूकर उनका बेटा बना जाए, युवाओं के साथ घुल मिलकर उनका भाई बना जाए, महिलाओं को मां या बहन बनाया जाए। मगर कोई पक्षी या कौआ बनना चाहेगा क्या? बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को बतौर कौआ जनता के बीच पेश किया। उनका कहना था, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं कांग्रेस के लिए काला कौआ हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कौए का जिक्र किया। बहरहाल ये तो हुई उपमाओं की बात। उपमाओं की वजह यही है कि दोनों दल एक दूसरे को झूठा साबित करने में जुटे हैं। कांग्रेस के सभी बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। भर्ती से लेकर हर जगह घोटाले किए। कांग्रेस कर्नाटक की तरह 50% कमीशन की लाइन को आगे बढ़ा रही है। जाहिर है कि काउंटर में बीजेपी कुछ आंकड़ों के साथ ये बात स्थापित जरूर करेगी कि ये सब आरोप झूठे हैं। तो आज बात करेंगे इन्हीं दावों, वादों और आरोपों के आलोक में कि क्या चुनाव प्रचार के आखिरी वक्त में व्यक्तिगत मुद्दों से जुड़े मसले वोटर्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं। मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और दूसरी मूलभूत सुविधाएं फ्लोटिंग वोटर्स का मानस बदल पाएंगी क्या? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये मुद्दे चुनाव में प्रभावी या कारगर होते हैं? और दूसरी बात यह भी है कि क्या वाकई एमपी का जो इलेक्शन है वो किसी मुद्दे को लेकर हो रहा है? कोई एक ऐसा विषय है जो किसी एक दल को हरा या जिता सकता है, या चुनाव दलगत आधार पर होने के बजाय व्यक्तिगत प्रत्याशी के आधार पर हो रहे हैं? बहुत रहे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, चुनाव में नेता सब कुछ बन जाते हैं। कोई रसोइया, कोई पाक कला का सिद्धस्त, कोई बेटा, कोई पिता, कोई ड्राइवर, कोई दोस्त और मामा तो स्थायी हैं ही शिवराज जी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद के लिए एक नया संबोधन ईजाद किया है, काले कौए। मुंगावली में चुनाव प्रचार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को बताया झूठा और खुद को बताया कौआ। प्रचार के दौरान सिंधिया ने कहा, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं कांग्रेस के लिए काला कौआ। सिंधिया इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जो भी दावे या वादे कांग्रेस कर रही है वो सब झूठे हैं। कौआ आया मुख्यमंत्री शिवराज जी के भाषण के दौरान भी। प्रियंका गांधी की गारंटियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, मैडम गांधी, आप जब मध्य प्रदेश आती हो तो झूठ की दुकान खोल लेती हो। पिछली बार आपने झूठ बोला कि मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 21 नौकरियां मिली। अब झूठ बोले कौआ काटे। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए, मैं कांग्रेस के लिए काला कौआ। और मैडम प्रियंका गांधी जी, आप जब आती हो मध्य प्रदेश में झूठ की दुकान खोल देती हो। पिछली बार आपने झूठ बोला कि मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार मिला। अब झूठ बोले कौआ काटे, इतना झूठ तो मत बोले। दरअसल जिन वजहों से बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं वो है एमपी में घोटाले और बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों की। कांग्रेस का हर बड़ा नेता यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कमलनाथ अक्सर अपने भाषणों में इन सभी मसलों को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हैं। प्रियंका गांधी का दौरा आदिवासी बहुल जिलों में कांग्रेस ने नियोजित करवाया है और हर जगह वे लोकल कनेक्ट करने के लिए इन्हीं मसलों पर राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार को भी घेरती है। आज भी धार में उन्होंने कहा कि भयंकर बेरोजगारी और महंगाई है जो बीते सालों में कभी नहीं रही। 90% से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं क्योंकि एमपी में भर्तियों में घोटाले हुए। प्रियंका ने सभा स्थल में मौजूद युवाओं से हाथ उठवाकर भी उसकी तस्दीक। सबसे पहले तो भयंकर बेरोजगारी है। आज सिर्फ प्रदेश में नहीं लेकिन देश में इतनी बेरोजगारी है कि 45 सालों से इतनी बेरोजगारी पूरे देश में नहीं रही है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो आपकी सबसे बड़ी समस्याएं हैं, मैं सोचती हूं वो बेरोजगारी और महंगाई है। सही बोल रही हूं? महंगाई है समस्या बड़ी, बेरोजगारी है। आज आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम जानते हैं कि नहीं? कौन है सबसे बड़े उद्योगपति देश के? अडानी जी। और कोई बता सकता है मुझे कि क्या बनाते हैं?
बेवकूफ बनाते हैं। चुनाव प्रचार बिल्कुल अंतिम दौर में है। दोनों ही प्रमुख दल ये चाहते हैं कि अब माकूल वक्त है जब वोटर के मर्म पर चोट करके उसका वोट अपने पक्ष में किया जा सकता है। जाहिर है कि सबसे ज्यादा याद लोगों को व्यक्तिगत फायदा या नुकसान ही रहता है, लिहाजा उसका जिक्र करना कारगर हो सकता है। किसका प्रयास वोटर को अपनी तरफ खींचने में सफल होगा, ये जानने के लिए अभी तकरीबन 26-27 दिन का वक्त और है। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। तो उन खास मेहमानों को मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है संगीता शर्मा, कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। संगीता जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है गुलरेज शेख, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। गुलरेज जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं संगीता जी से। तो संगीता जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग इतना झूठ बोल रहे हो लगातार, आपके तमाम बड़े नेता, कि कौआ काटेगा आपको। और सिंधिया जी तो कह रहे हैं कि मैं तो खुद काला कौआ, मतलब एक बार तो काट चुके हैं पिछले इलेक्शन में, इस बार पता नहीं कैसे काटेंगे। देखिए प्रवीण जी, जिस पार्टी को ये उपमा दी गई है भारतीय झूठ पार्टी, जिनके बड़े शीर्ष नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक झूठ बोलते हैं, और इनकी पार्टी में संघ है जो उनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग देता है। आज जो ये आरोप हम पर लगा रहे हैं, ये झूठ बोलने का रिकॉर्ड तो शिवराज जी ने कायम किया हुआ है। इन्होंने कहा था कि मैं किसानों का कर्ज माफ करूंगा 50,000 तक का। 18.5 साल हो गए, आज तक इन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। इन्होंने कहा था जो बेटी यहाँ स्कूल में 12वीं क्लास पास होगी उनको स्कूटी दूंगा। अभी खंडवा का एक मामला आया, वहां पर स्कूटी बच्ची ने खरीद ली और उसका पैसा सरकार ने नहीं दिया, तो उसके पिता को स्कूटी लौटाना पड़ी। 90,000 रुपए नहीं थे। तो झूठ तो बात बात पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बोलते हैं, और इनका संघ इन्हें ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग के बाद हर टीवी चैनल पर आप देखिए, इनका नेता, भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं, इनके प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोल बोलकर तो आज ये यहां तक पहुंचे। यदि सच्चाई होती तो जनता के बीच जाते। आज क्यों शिवराज जी को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि मुझे वोट दोगे, मुझे जिताओगे, क्या मुख्यमंत्री बनाओगे? यदि आपने 18.5 सालों में जनता के साथ छल कपट और धोखा नहीं किया होता तो आज आपको सड़कों पर इस तरह घूमना नहीं पड़ता, आप घर बैठकर चुनाव जीतते। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की स्थिति ये हो गई है कि दर दर भटक कर, और ये जिनके पास जाते हैं, ठीक है, वहां इनको पीछे पैर लौटाया जाता है। ठीक है गुलरेज जी, झूठ बोलते ज्यादा आप हैं बकौल कांग्रेस। वो कह रहे हैं भाई हम तो केवल मुद्दों की बात करते हैं। आपकी टिप्पणी? देखिए, इनके इंडी गठबंधन के जो अखिलेश यादव है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस फ्रॉड पार्टी है, और हमारे साथी जो पैनलिस्ट बैठी हैं वो कांग्रेस मतलब फ्रॉड पार्टी की प्रवक्ता बनकर बैठी हैं। तो झूठ कौन बोलता है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, इनके गठबंधन के सहयोगी महोदय। लेकिन आप ये सोचिए ना कि कांग्रेस ने कब सच बोला था? इंदिरा गांधी कहती रहती थी कि गरीबी हटाओ के गरीबी हटी। उसके बाद वही चीज राजीव गांधी ने कही, फिर उसके बाद वह चीज नरसिम्हा राव ने कही, फिर वही बात किसने कही? मनमोहन सिंह ने कही। वही बात अब प्रियंका रावत वाड्रा आके मध्य प्रदेश में कह रही है। लेकिन गरीबी तो नहीं हटती। लेकिन हाँ, उनके पति जो गरीब हुआ करते थे वो बहुत अमीर बन गए, और कैसे बचे वो सब जानते हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपने आप में गारंटी है। किस चीज की गारंटी है? हम गारंटी है विकास की, हम गारंटी है रोजगार की, हम गारंटी है भारत को नंबर 1 की कंट्री बनाने की, भारत को सशक्त बनाने की, मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने की, इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा करने की। और मेरी जो काउंटर पार्ट बैठी कांग्रेस पार्टी से खुद एक महिला है, मैं पूछना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह के कालखंड में आप लोगों को शर्म नहीं आती कि महिलाओं का जो संस्थागत प्रसव दर हुआ करता था वो 22% था, जो आज 92% है। 22% था। क्या बात कर रहे हो आप? अभी आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। भारत के जो 4 राज्य है सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान। किसका है? कांग्रेस पार्टी का। तीसरे नंबर पर आता है बिहार में कांग्रेस गठबंधन की। तीसरे नंबर पर आता है झारखंड। अभी आप सोरेन के बेटे के साथ। तो ये आपके रिकॉर्ड है मैडम, ये रिकॉर्ड है। आऊंगा एक बार तीसरे मेहमान को इन करता हूँ। जी आता हूँ, तीसरे मेहमान को इन करता हूँ। दिनेश गुप्ता हमारे साथ हैं। दिनेश जी, इलेक्शन बिल्कुल मुहाने पे, मैंने प्रचार लगभग खात्मे की तरफ है, बहुत नजदीक है, मतलब खात्मे की तरफ, मतलब थोड़ा सा ही वक्त बचा है। ऐसे वक्त में ये मुद्दे आपको लगता है कि ये फ्लोटिंग वोटर के लिए हो रहे हैं कि उसे उसके निजी फायदे नुकसान की तरफ इंगित कराया जाए? अलग अलग चरणबद्ध तरीके से आप अपन प्रचार देख रहे हैं, आपकी टिप्पणी इस पर? निश्चित तौर पर जितनी भी वो फ्लोटिंग के लिए, लेकिन आप देखने कि इस बार एंटरटेनमेंट ज्यादा है, इलेक्शन टेंशन कम है।
राजनीतिक दल ये मान के चल रहे हैं कि इस बार दूसरी सरकार बन रही है, तो इसलिए ऐसी ऐसी बातें हो रही जिसका वोटर से कोई लेना देना नहीं है। बात है। कहीं ना कहीं जो हैंड डाइवर्ट करने की जो कोशिश हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जो मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ, जो मुद्दे हैं उनको आप कैसे, एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं, उसको यदि आपको डाइल्यूट करना है तो क्या करना होगा? आपको अपोजिशन को आपको निशाने पर लेना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो जिसका वोटर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सरकार के स्तर पर जो सरकारी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, यदि वो ऐसे मुद्दे उठाती है, वो प्रो इनकम्बेंसी की बात नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर ये माना जाएगा कि वो विपक्ष के आरोपों से थोड़ा सा विचलित है, इसलिए इधर उधर बात कर रही है। अन्यथा फोकस रहती ना कि हमें तो जो मुद्दा है हमारा, यदि लग रहा है कि लाडली बहना बहुत गेम चेंजर है, तो इसके अलावा आपको फिर चिंता करने की जरूरत क्या है? आप लाडली बहना की बात करिए, फिर बाकी सारी चीजें कोई मतलब नहीं है। कोई भी रोजगार आप यदि कहने लगे कि रोजगार हमने 50,000 दिए हैं, तो ये तो विपक्ष के आरोप के बाद है ना। विपक्ष तो बार बार कोशिश कर रहा है कि ऐसा कोई मुद्दा हो जिस पर जनता के बीच में जाया जाए, और कुछ ऐसा भी रहता, तो अंडर करंट चीजें होती है ना जिनके बारे में हमको कई बार दिखाई नहीं देता। जब रिजल्ट आते हैं लगता है कि कई बार कोई चीज अंडर करंट है। क्या वो करप्शन अंडर करंट है, या जो 18-20 साल अंडर करंट है, या महंगाई अंडर करंट है? आप कोई भी चीज आप अलग अलग जगह देखेंगे ना कि आपको लगेगा कि कास्ट सेंसस भी अंडर करंट हो सकता है, कास्ट पॉलिटिक्स भी अंडर करंट हो सकती है। तो जब खुलकर बात नहीं कर रहा है वोटर, इसको लेके भी थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टी भ्रमित है। ठीक कह रहे हैं आप। एक बार यही सवाल लेके जाते हैं थोड़ा इससे थोड़ा अपग्रेड करके संगीता जी के पास। संगीता जी, 2-3 चीजें आपने कही, आपने यानी आपकी पार्टी के नेताओं ने, कि भाई 22,000 घोषणा की, 22 भी पूरी नहीं की। एमपी में सिर्फ 21 लोगों को रोजगार मिला। ये कोई फैक्ट फिगर कहीं से है? इसीलिए तो फिर काउंटर कर देती बीजेपी कि भाई झूठ बोल रहे हो आप। देखिए, भाजपा का काम है कि झूठ बोलना। हमारे नेताओं के बयान को भी झूठा बता देते हैं। जब हम इन्हें प्रूफ दिखाते हैं तो ये इधर उधर देखने लगते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी परीक्षाएं हुई है, बेरोजगार युवाओं के साथ इन्होंने धोखा किया है। व्यापम महाघोटाले से शुरू हुई ये सरकार, व्यापम महाघोटाले से शुरू हुई प्रवीण जी ये सरकार, नर्सिंग घोटाले और पटवारी घोटाले तक आ गई है। 15-15 लाख रुपए लिए जाते हैं स्टूडेंट से, फिर भी उनको रोजगार नहीं दिया जाता है। पहले उनसे एग्जाम दिलवा दिए जाते हैं, फॉर्म भरवा दिया जाता है, और फिर एग्जाम निरस्त कर दिए जाते हैं, और फिर किनको नौकरी देते हैं ये बता दें। भाजपा प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने तो मध्य प्रदेश के हालात ये कर दिए हैं कि महिलाएं घर से निकलने से डरती है। हर दिन 17 रेप होते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ गैंग रेप होता है, और फांसी की सजा की बात करते इतना झूठ बोलते हैं शिवराज जी कि बोलते मैं फांसी की सजा दूंगा। एक भी फांसी की सजा नहीं दी, नहीं तो ये भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लीजिए। ना इन्होंने रोजगार दिए और ना ही महंगाई कम की। किसानों के साथ इन्होंने इतना छल कपट किया है कि कमलनाथ जी की सरकार बनने से पहले किसान आत्महत्या करते थे। जब कमलनाथ जी आए, उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, तब जाकर आत्महत्या बंद हुई है। आप देखिए कि जितने भी उद्योगपति थे उन्होंने आत्महत्या क्यों की? इस सरकार की वजह से की। 18.5 सालों में इन्होंने प्रदेश की जनता को इतना धोखा दिया है और इतना लूटा है। करोड़ों रुपए का घोटाला कर देते हैं, पेपरों में ये अपना जीडीपी बढ़ा देते हैं और करोड़ों रुपए का लोन ले लेते हैं, फिर लोन को कमीशन के माध्यम से कंबल ओढ़कर घी पी लेते हैं। तो प्रदेश की जनता के साथ इतना छल कपट धोखा करते हैं। प्रवीण जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान राम का नाम लेते और भगवान राम तो ये चाहते हैं कि छल कपट धोखा ना करें, तो इसका जवाब इनको मिलेगा। गुलरेज जी को कारुक कर लेते हैं। गुलरेज जी, बड़ा आध्यात्मिक सा हो गया माहौल, लेकिन मैं तार्किक बात करूंगा। यदि मान लीजिए आपको आपत्ति है कि 22,000 घोषणाओं में से 22 नहीं हुई बल्कि ज्यादा हुई, तो कितनी हुई? और यदि आपको इस बात से आपत्ति है कि केवल 21 को रोजगार नहीं दिया, तो कितनों को दिया रोजगार, अगर मान लीजिए कांग्रेस आरोप लगाती है तो? खुद वरिष्ठ पत्रकार है भाई साहब मध्य प्रदेश के, और आपके सामने कुछ फैक्टर फिगर रखो, आप उसको अच्छी तरह एनालिसिस कर सकते हैं। जब 50,000 किलोमीटर का सड़कों का जाल 5.25 लाख किलोमीटर में तब्दील हो जाए तो रोजगार उत्पन्न होता है कि नहीं? आप मुझे बताइए। जब 9 घंटे इंदौर जैसे महानगर में जब विद्युत नहीं रहता था और बच्चों को रात भर दिया लगा के बोर्ड की एग्जाम देना पड़ती थी, अब 24/7 आपके पास जानकारी नहीं है। प्रकाश होता है। अरे सुन लीजिए, आपके बारे में आपके बीच में बोलेंगे तो शोर हो जाएगा। हाँ, बोलिए गुलरेज जी, बोलिए। हाँ, तो जब विद्युतीकरण
विद्युतीकरण हो जाता है पूरे राज्य का, एक एक गांव का जब विद्युतीकरण होता है और 24 घंटे लाइट होती है, तो रोजगार का जनरेशन होता है कि नहीं होता? जब इकोनॉमिक कॉरिडोर बनते हैं और डेवलप होते हैं, तब फिर रोजगार का जन्म होता है कि नहीं होता? जब टूरिज्म बढ़ता है मध्य प्रदेश का, और आंकड़े सामने बोलते हैं किस प्रकार से एक्सपोनेंशियली 22 टाइम्स टूरिज्म में विस्तार हुआ है, तो रोजगार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? यदि 167% अगर इजाफा होता है टेक्निकल कॉलेजेस में, तो रोजगार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? मध्य प्रदेश में मेडिकल प्लस डेंटल मिलाकर इनके समय 7 कॉलेजेस हुआ करते थे, आज जब 49 कॉलेजेस हुए हैं, तो रोजगार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? कैसे मोटा की बात करते? अच्छा, मैं सोचता था कि कम से कम ऐसी बातें प्रियंका रावत वाड्रा नहीं करेंगे। राहुल गांधी को शोभा देती है कि किस जॉब मिले, ये हुआ, आलू डालूंगा, सोना निकालूंगा। प्रियंका रावत वाड्रा भी उसी लाइन पे चल रही है। मैडम, आपको मध्य प्रदेश का में क्रांति नहीं दिख रही कि किस प्रकार से क्रांतिकारी रूप से विकास किया है मध्य प्रदेश का? हमने बीमारू राज्य का तमगा आपकी सरकारों ने लगाया था। हम उस जनरेशन के हैं जब ठीक है, पूरा मौका दिया। आप संगीता कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक बार दिनेश जी को इन करता हूं। देखिए प्रवीण जी, मैंने तो अभी स्पष्ट रूप से कहा था, कि आपके पास कोई जानकारी नहीं है। आप जिस बिजली की बात कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी की सरकार की बात कर रहे हैं, आज शिवराज जी किस बात की बिजली दे पा रहे हैं? कांग्रेस की सरकार ने थर्मल पावर प्लांट बनाए थे, तब जाके आप बिजली दे पा रहे हैं, और आज भी जनता को महंगी बिजली दे रहे हैं। जब सरप्लस में बिजली है, तो आप जनता को महंगी बिजली क्यों दे रहे हैं? आपको अभी और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। माफ कीजिए, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तीनों के पास बहुत सारे सवाल और लेकर जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए बीएस टीवी। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। स्वागत है एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद। हम ब्रेक पे जाने से पहले बीजेपी कांग्रेस दोनों से बात कर रहे थे। अब तीसरे मेहमान का रुख करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश गुप्ता। दिनेश जी, एक बात हम देख रहे हैं खासतौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खासतौर पर, कि वो अंबानी और अडानी को खासतौर पर ज्यादा कोसते हैं। एमपी में आके आज भी उन्होंने कहा कि अडानी ने क्या बनाया है, वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते नहीं जिससे रोजगार मिले, वो सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। तो उस अडानी को कोस के आपको लगता है कि यहां के वोटर को अपील किया जा सकता है? जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा राज्य के लिए रखते हैं, तो उनसे जुड़े मुद्दे भी आपको रखने होंगे। और अडानी कांग्रेस का मुख्य मुद्दा है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी उसकी बात कर रही है। जब यहाँ चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, तो उनसे जुड़ा कोई भी मुद्दा होगा वो उठाएगी। इसलिए तो कास्ट सेंसस की बात हो रही है कि हम कराएंगे कास्ट सेंसस। इसलिए बहुत सारे ऐसे मुद्दों की बात हो रही है जिनको लगता है कि आप विधानसभा चुनाव से इनका क्या संबंध। कांग्रेस अपनी गारंटियों की तो उतनी बात नहीं कर रही जितनी बात भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मोदी जी की गारंटी है। तो जो चीजें तय हैं, उन चीजों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यदि वो अडानी की बात नहीं करेंगे, तो फिर मोदी जी के बारे में आप क्या बात करेंगे? जो मुद्दे महत्वपूर्ण है, इसलिए वो मोदी जी पे बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है मोदी जी से अडानी का जो संबंध है, जिसको लेकर लगातार वो कहते रहे, जिस पर राहुल गांधी को सजा भी हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ा, तो कांग्रेस के लिए तो वो बड़ा मुद्दा है। और वो बताना चाहते हैं कि देश में कौन चला रहा है, कैसे चलना चाहते हैं। ये अपना तरीका है राजनीतिक दल का। इससे वोट मिलेगा नहीं मिलेगा ये अलग विषय, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मुद्दा अडानी है, अंबानी है, तो उसी पर वो बात कर। एक बार गुलरेज जी को इन कर लेते हैं। गुलरेज जी, ब्रेक पे जाने से पहले दिनेश जी ने भी कहा था कि भाई यदि मान लीजिए 18 साल में बहुत सारा आपने गिनाया, अभी मैं आपके अध्ययन और सब की तारीफ करता हूं,
तो ऐसे 4 मुद्दे लेके चले जाते हैं ना भाई पब्लिक के बीच की, देखिए लाडली बहना वोट करिए, जनता बिल्कुल भर भर के वोट करे, बिजली, नौकरी, हेल्थ जो आप गिना रहे थे, फिर जाइए फिर इन्हीं 5 पे बात करिए, बाकी कुछ मत करिए। पब्लिक तो फिर आपको मतलब भारी बहुमत से जिता देगी अगर ऐसा है वाकई तो। बुलाया होगा, अन्य को बुलाया होगा, हम हमेशा इसी पर बात करते हैं, लेकिन जो लॉजिक होती है ना विषय की वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से होती है। कांग्रेस कुछ ऐसे विषयों को छेड़ देती है कि पूरी की पूरी जो चर्चा है वो दूसरे विषयों पर आती है, और ये सूची समझी रणनीति होती है कांग्रेस की, क्योंकि विकास ये न कर सकते हैं न इन्होंने कभी किया है, तो ये चाहते नहीं है कि विकास के ऊपर चर्चा हो, क्योंकि जब भी विकास से चर्चा होती है लोग एक्सपोज हो जाते हैं, इनके कपड़े उतर जाते हैं। तो ये बात क्या करते हैं, ये जाति के ऊपर लेकर आएंगे, ये धर्म के ऊपर लेके आएंगे, ये ऐसे ऐसे विषय लाएंगे जिसके ऊपर सारी की सारी चीजें डॉज हो जाती है। तो हम तो चुनाव की हमारी पिच ही डेवलपमेंट 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 है, और मोदी का मतलब ही क्या है, आप फुल फॉर्म देखें, मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यही मोदी है। तो मोदी इज इक्वल टू मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो जब हमारी डेवलपमेंट की ही पिच है और मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी है, तो हम वही कर रहे हैं। अभी हमारी बहन बात कर रही थी कि भाई रोजगार नहीं मिले, विकास नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ 11,500 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी मध्य प्रदेश की, अगर आज 1,45,000 हो चुकी है तो विकास हुआ कि नहीं? ये मेरा आंकड़ा नहीं है, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। आप ये देखिए, केवल और केवल 80,000 करोड़ की जीडीपी हुआ करती थी, स्टेट जीडीपी हुआ करती थी। आज अगर 1 लाख, अगर आज 10 लाख करोड़ से ऊपर की हो चुकी है, तो ये क्या डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? अपना जवाब ले लेते हैं संगीता जी से। संगीता जी, इन्होंने बहुत काम किया है और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे वोट मांग रहे हैं, उसे शिफ्ट कर रहे हैं आप लोग, ये आरोप है बीजेपी का। प्रवीण जी, अगर मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं करूं और केवल भोपाल की बात करूं, तो भोपाल में जितना भी विकास हुआ है और जितनी भी इमारतें बनी है और बीएचईएल बना है, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है। 18 सालों का एक भी इनका विकास बता दीजिए। केवल भाजपा कार्यालय का 100 करोड़ का बिल्डिंग बन रहा है, 7 स्टार होटल दिल्ली में बना है इनका भाजपा कार्यालय। आप बताइए, राम मंदिर बाद में, भाजपा कार्यालय पहले बनकर तैयार हो गया। तो ये तो इनकी सोच है। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से मुकाबला ना करे, वो 70 साल पुरानी पार्टी और आजाद कराने वाली पार्टी है। ये जो धोखा आप जनता को दे रहे हैं ना रोजगार दे रहे हैं, ना महंगाई कम कर रहे हैं, और आप लोगों के ऊपर मध्य प्रदेश की जनता क्या देश की जनता विश्वास नहीं करती है, क्योंकि आप जो भी बातें करते हैं, जो भी झूठ बोलते हैं, तो जनता कहती है तो झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह जी बोल देते हैं कि तो जुमला है, 15-15 लाख रुपए आएंगे, आज तक नहीं आया, अच्छे दिन आज तक नहीं आए। तो जनता पर विश्वास करे तो क्यों करे? झूठ तो सबसे ज्यादा आप बोलते हैं। और फिर मध्य प्रदेश, आप जब प्रवीण जी ने आज अभी 4 सवाल आपसे पूछे, आपको वोट क्यों नहीं, उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। प्रवीण जी, आपने 4 सवाल पूछे कि जब आपने इतना ही काम किया तो उन मुद्दों को लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, ये उन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं कि वंदे मातरम जो नहीं बोलेगा उनसे मैं वोट नहीं मांगूंगी। इनकी पूर्व महापौर इंदौर की कल कह रही थी, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा। तो ये जनता को भटकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपको वोट क्यों करेगा? आपको वोट क्यों करेगी पब्लिक? संगीता जी, देखिए, हम इसलिए वोट करेगी कि हमने 15 महीनों में करके दिखाया। जिन बहनों को ये कन्या विवाह योजना में मात्र 28,000 देते थे, दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन रोजगार देकर दिखाया। दिनेश जी को करेंगे हमारे आपके सामने। दिनेश जी, आपको लगता है कोई एक मुद्दा है? मैं लगभग रोज हर जो भी गेस्ट आता है, खासतौर पर जर्नलिस्ट, उससे पूछता हूँ, किसी एक मुद्दे पर ड्राइव करता हुआ दिख रहा है कि आपको एमपी का इलेक्शन की इस मुद्दे पर ही ड्राइव हो रहा है? एक कॉमन जो मुद्दा है वो है बेसिकली चेंज और करप्शन, जो डबल सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कांग्रेस उसको कितना मोबिलाइज करती है उस पर डिपेंड करता है। गुलराज जी, बड़ा मसला है आपके लिए। आप देखिए, इंडिविजुअल भी हो सकता है। अब मैं और उसको विस्तारित कर देता हूँ। चेंज एंड करप्शन जो उन्होंने कहा, तो ये इंडिविजुअल भी हो सकता है। कितना खतरा है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आपकी। ये 3 C's जो है ना, ये 3 C तो मुद्दा है। 1 C है कांग्रेस, दूसरा है करप्शन और तीसरा है तमिलिज्म। तीनों को मिला के बनती है कांग्रेस पार्टी। और नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे जो कर रहे हैं उसका भी जवाब दे दीजिए। करोड़ों का लेन देन की बात कर रहे हैं। आर्थिक रूप से ईडी अभी तक नहीं पहुंचा मध्य प्रदेश, इनकम टैक्स अभी तक मध्य प्रदेश नहीं पहुंचा। नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे बड़ा करोड़ों का लेन देन कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आया और किससे बात कर रहे हैं? थोड़ा तो बताइए जनता को, जनता जानना चाहती है। अरे थोड़ा सा बता दीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे किससे बात कर रहे थे और अभी तक मध्य प्रदेश ईडी क्यों नहीं पहुंचा? अरे जवाब दे दीजिए भाई साहब, बहुत विनम्र आग्रह आपसे, जवाब दीजिए। जनता जानना चाहती है। करप्शन करप्शन करप्शन। देखिए, मैं संगीता जी से बोल रहा हूँ, ये मीडिया के उपाध्यक्ष है ना मध्य प्रदेश की,
उनकी प्रवक्ता सुप्रिया सुलेत्र ने क्या कहा कि हम गारंटी नहीं ले रहे उस वीडियो की, या तो आप गारंटी ले ले और ऑन कर ले उसको, तो फिर मैं सारी बात करता हम तो कह रहे हैं ना, आप जांच करवाइए। अभी तक आपने ईडी क्यों नहीं बुलाई? हमारा तो केवल एक सवाल है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे के लिए इनकम टैक्स क्यों नहीं आया? आपकी सरकार है, आप बुलाइए। आपका तो ईडी काम करता है। मोदी जी के एक कहने पर ईडी मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, जहां जहां चुनाव होते, सरकारें होती, वहां ईडी पहुंच जाता है। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहीं पर कहना पड़ेगा, तीनों मेहमानों का वक्त इतनी ही चर्चा के लिए मुकर्रर था, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात सही है कि अभी तक इलेक्शन में इतना साइलेंट है वोटर कि दोनों पार्टियां क्लेम जरूर चाहे रैलियों में करें या स्टूडियो में करें कि भारी जनमत उन्हें मिलने वाला है, लेकिन सशंकित दोनों हैं। और होगा क्या है इसके लिए 3 दिसंबर तक का वेट करिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।